हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। इससे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड किए थे। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज था उसके कारण अलग अलग कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड किए थे। अब हमारे पास एक अलग कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको फाइंड करना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है जब चार्ज हमारा एक सर्कुलर लूप पे फैला हुआ हो। इससे पहले हम लोग चार्ज को देख रहे थे कि इससे पहले के टॉपिक जो लगातार 3 टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज हमारा रखा हुआ था और उसमें हम लोग 3 कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड किए थे। अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर लूप है और इस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस पे चार्ज हमारा इक्वली फैला हुआ है। हर जगह चार्ज जो है एक समान है, जहाँ भी आप ऑब्जर्व करेंगे चार्ज का वैल्यू इक्वल है। ठीक, तो इस तरह से हमारा चार्ज फैला हुआ है और इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। इसको भी हम अलग अलग कंडीशन में देख सकते हैं। जो हमारे सबसे पहले मेन कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन हमारा ये है कि मान लीजिए कि ये सर्कुलर लूप है तो इसका एक मिड पॉइंट होगा। मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर लूप है, एक सर्किल टाइप का है। इस पे चार्ज हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ से हर जगह इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, और इसका एक मिड पॉइंट है। तो इसके मिड पॉइंट से मान लीजिए एक लाइन इस तरह से क्रॉस हम लोग करवा रहे हैं इसके मिड पॉइंट से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली एक्सिस या फिर एक्सियल लाइन भी आप बोल सकते हैं। तो इसके मिड पॉइंट से जो लाइन क्रॉस कर रहा है इस लाइन पे, इसके मिड पॉइंट से मान लीजिए ये लाइन ऐसे कुछ क्रॉस कर रहा है तो इसका मिड पॉइंट, ये जो लाइन है हमारा, ये जो एक्सियल लाइन है, इसमें किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा मेन कंडीशन है कि जो हमारा सर्कुलर लूप है इसके मिड पॉइंट से जो लाइन क्रॉस करेगा, मतलब जो हमारा एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन में कहीं पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट से एक लाइन क्रॉस कर रहा है जो हमारा क्या है, एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन में मान लेते हैं कि कहीं पर भी यहाँ 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 कहीं पर भी आप ले सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है जो इसके मिड पॉइंट से, ये जो सर्कुलर पाथ है इसके मिड पॉइंट से, इस सर्किल के मिड पॉइंट से मान लेते हैं कुछ x डिस्टेंस पर है। आप कुछ भी ले सकते हैं डिस्टेंस, जनरली हम लोग इस कंडीशन में x डिस्टेंस ले लेते हैं। अगर आप YZ जो इच्छा है R कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हमारा सर्किल है तो सर्किल का कुछ रेडियस होगा। मान लीजिए कि हमारा सर्किल है, इसके मिड पॉइंट से इसका कुछ डिस्टेंस है जिसको आप लोग जानते हैं रेडियस बोलते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस हमारा a है। आप चाहे तो रेडियस को भी कुछ अलग नाम डाल सकते हैं। ठीक, अब इसके कारण P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बहुत सारे कंडीशन में फाइंड किए हैं। सबसे जो हमारा मेन कंडीशन था कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना। जो एक पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करते थे वो वैल्यू था हमारा, जो हम लोग डिराइव किए थे, Q/4πε0 इंटू R²। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा चार्ज है, इंडिविजुअल चार्ज तो है नहीं। अब बहुत सारा चार्ज, ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज, बहुत सारा चार्ज है। तो बहुत सारे चार्जेस के कारण एक बार में ही तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे चार्जेस के कारण, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें एक ही चार्ज होता था, या इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास 2 चार्ज होता था। लेकिन यहाँ पर 2 से बहुत सारा चार्ज, मतलब मान लीजिए 10, 20, 50, 2000, 5000, बहुत सारा चार्ज, हम नहीं जान रहे कितना चार्ज है। तो बहुत सारे चार्जेस के कारण P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट थॉट अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये टोटल इसका कुछ लेंथ है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, कुछ इसका लेंथ है, समझ रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा लेंथ सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए कि इसका जो ये छोटा सा लेंथ है, ये छोटा सा लेंथ को हम लोग DL कंसिडर कर लेते हैं अपनी इच्छा से। मान लीजिए कि ये टोटल लेंथ L है
और इसमें जो छोटा सा लेंथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये छोटा सा लेंथ dl है। आप लोग जान रहे हैं किसी भी चीज़ को छोटा फॉर्म में डिनोट करने के लिए हम लोग उसमें d अटैच कर देते हैं। d लगाने से हम लोग समझते हैं कि ये जो भी बात हो रहा है ये छोटा सा टर्म के बारे में बात हो रहा है। आप चाहे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का भी नाम कुछ आप दे सकते हैं। तो इस पॉइंट का नाम आप ए दे दीजिए और इस पॉइंट का नाम आप बी दे दीजिए। ये छोटा सा लेंथ ए बी है जिसका लेंथ dl है। अब हम लोग छोटा सा लेंथ ले रहे हैं तो छोटा सा लेंथ पे चार्ज भी क्या होगा, ये बहुत सारा चार्ज है। मान लेते हैं कि ये टोटल चार्ज हमारा q है। ठीक, ये जो टोटल चार्ज स्प्रेड है सर्कुलर लूप पे, ये टोटल चार्ज q है। तो यहाँ छोटा सा लेंथ पे हमारे पास छोटा सा चार्ज होगा जिसका वैल्यू हम लोग डाल देते हैं कुछ dq। ये छोटा सा लेंथ पे जो चार्ज स्प्रेड है ये छोटा सा चार्ज हमारा dq है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से चार्ज के कारण, ये जो छोटा सा लेंथ पे छोटा सा चार्ज है इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पी पॉइंट पर फाइंड करेंगे। फिर इसके हेल्प से इस टोटल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग पी पॉइंट पर फाइंड कर लेंगे आसानी से। ठीक, तो यहाँ जो छोटा सा लेंथ पे जो हमारा छोटा सा चार्ज है वो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, कुछ ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर अप्लाई हो रहा है। आप लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से। लेकिन यहाँ पे छोटा सा चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। इस छोटा सा लेंथ पे छोटा सा चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर बार जो सारा सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है उस सिचुएशन को अपने लैंग्वेज में नीचे हम लोग लिख देंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाक से। कंसीडर ए सर्कुलर लूप हैविंग रेडियस ए। हैविंग रेडियस ए, charge q is spread over the whole circular loop। होल सर्कुलर लूप, जो भी सिचुएशन आपको यहाँ पर दिख रहा है सारे सिचुएशन को आप अपने लैंग्वेज में, ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को आपको मगअप करना है, रटना है, इसको आप समझ लें और आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस ए है और चार्ज क्यू इस पर फैला हुआ है। यहाँ पे आप कॉमा दे सकते हैं, सेमी कॉमा। ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P which is at distance x from the midpoint of circular loop। इस चीज़ को आप समझिए, जिसके कारण, मतलब किसके कारण, ये जो हमारा सर्कुलर लूप है इसके कारण हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पॉइंट पी पर, जो क्या कहाँ पे है, डिस्टेंस एक्स पे रखा हुआ है मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से, सर्कुलर लूप के मिड पॉइंट से। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। कंसिडर ए सर्कुलर लूप, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर लूप है हैविंग रेडियस ए, जिसका रेडियस कितना है, ए है। चार्ज क्यू इज स्प्रेड ओवर द होल सर्कुलर लूप, चार्ज क्यू हमारा पूरे इसके सर्कुलर लूप पे फैला हुआ है चार्ज क्यू। ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है एट पॉइंट पी, कहाँ पे, पी पॉइंट पर, विच इज एट डिस्टेंस एक्स, जो डिस्टेंस एक्स पर है। पी पॉइंट कहाँ पर है, डिस्टेंस एक्स पर है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप के मिड पॉइंट से। इतना तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर छोटा सा लेंथ पे छोटा सा चार्ज है, ये सारा जंक्शन हम लोग अपने मन से कर रहे हैं, तो अब इस चीज़ को मेंशन करेंगे। अब फिर से हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट वन स्मॉल लेंथ dl
ऑन सर्कुलर लूप हैविंग स्मॉल चार्ज, या कॉन्टेनिंग भी लिख सकते हैं, कॉन्टेनिंग स्मॉल चार्ज डी क्यू। मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा लेंथ dl है, मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा लेंथ dl है जिस पे छोटा सा चार्ज dq है। अब इस छोटे से चार्ज के कारण p पॉइंट पर हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो इसको मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू ए स्मॉल चार्ज dq। स्मॉल चार्ज dq के कारण p पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग क्या डिनोट किए थे, छोटा सा d, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी d हमको फाइंड करना है पहले। तो हम लोग फॉर्मूला अगर इसका लिखना चाहे, आप एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे मैं स्पेस यूज कर लेता हूँ, d इक्वल टू, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पहले ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ आपको समझ में आएगा। पहले का चीज़ है थोड़ा सा, आप उस समय पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो छोटा सा चार्ज है हमारे पास क्या, dq, उस समय हम लोग पढ़े थे Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, तो dq/4πε0, और उस समय r क्या था, चार्ज, और जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड कर रहे थे उसके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमारे पास चार्ज जो हमारा dq है वहाँ पे और p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस हमको नहीं पता है। अब ये जो इसका जो मिड पॉइंट है, छोटा सा लेंथ का जो मिड पॉइंट है, इसका भी नाम आप चाहे तो कुछ डाल सकते हैं, इसका नाम आप c ले लीजिए। मान लीजिए कि इसके ए बी का जो मिड पॉइंट है ये c है, c से p के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, cp। तो dq/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, आर के बदले हमारे पास क्या है, cp, तो cp का स्क्वायर। ठीक है, अब इस ये जो छोटा सा लेंथ है हमारा dl, और यहाँ पर छोटा सा चार्ज हम लोग मान लिए हैं dq, तो एक्चुअल में dq का वैल्यू, ये जो चार्ज का वैल्यू है, इसके कंपैरिजन में कितना है ये हमको फाइंड करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी बात है, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर टोटल 5000 पार्ले जी का डब्बा है, मतलब 5000 पार्ले जी बिस्किट है यहाँ पर फैला हुआ है, टोटल पार्ले जी। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक डब्बा है, मान लीजिए कि एक डब्बा है, इस एक डब्बा में कितना बिस्किट है आपको ये फाइंड करना है। ठीक, तो मान लीजिए कि आपका टोटल 5000, आप कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 5000 बिस्किट फैला हुआ है, और मान लीजिए कि टोटल आपका 500 डब्बा है। मान लीजिए कि आपको पता है कि टोटल 500 डब्बा है, तो एक डब्बा में कितना बिस्किट है आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल चार्ज का वैल्यू है, सॉरी, जो टोटल आपका बिस्किट था, उस बिस्किट में उसके डब्बा की संख्या से आप भाग देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक डब्बा में कितना बिस्किट है। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल चार्ज का वैल्यू आपका Q है, और यहाँ पर DQ चार्ज पे आपको पता करना है कि DQ चार्ज का वैल्यू कितना है। तो हमारा जो टोटल लेंथ है, इस लेंथ के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे समझिए अब इस चीज़ को, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको DQ चार्ज पे, ये जो छोटा सा लेंथ है DL है, इस DL पे हमको चार्ज का वैल्यू पता करना है। खूब ध्यान से समझिए इस चीज़ को, चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ, चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ DL, ये जो छोटा सा लेंथ DL है, इस पे हमको चार्ज का वैल्यू पता करना है, जिसको हम लोग क्या मान लिए हैं, क्या कंसिडर कर लिए हैं, DQ। इसको हम लोग DQ कंसिडर कर लिए हैं, तो DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब जो टोटल चार्ज का वैल्यू यहाँ पर है, वो टोटल चार्ज का वैल्यू है Q, तो Q डिवाइडेड बाई जो हमारा टोटल लेंथ यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ तक है, वो टोटल लेंथ कितना होगा। तो टोटल लेंथ तो पता ही नहीं है, तो टोटल लेंथ हम लोग अगर किसी सर्किल का टोटल लेंथ अगर पता करना हो तो आप क्या करेंगे, इसका सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे, इसका परिधि निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फॉर्मूला उसका होता है 2πa, मतलब यहाँ रेडियस हम लोग a लिए हैं इसलिए a, नहीं तो फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं 2πr होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2πa से अगर डिवाइड कर दे
वाले हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2πa। अब इस चार्ज, टोटल चार्ज को अगर हम लोग 2πa से डिवाइड कर दे तो हमको यूनिट लेंथ पे, एलिमेंट्री लेंथ पे चार्ज का वैल्यू कितना है वो पता चल जाएगा। ठीक, और ये जो हमारा लेंथ कंसिडर किए हैं कि इस लेंथ पे चार्ज का वैल्यू कितना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, dl से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इस चार्ज पे। अब ये तो q को अगर हम लोग 2πa से डिवाइड कर दिए तो हमको पता चल गया कि यूनिट लेंथ पे चार्ज का वैल्यू कितना है। ठीक, और उसको अगर हम लोग dl से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको पता चल जाएगा कि dl लेंथ पे चार्ज का वैल्यू कितना है। अब पार्ले जी वाले बात को समझिए। ऐसा मान लीजिए कि टोटल पार्ले जी का आपका संख्या पता है कि इतना है। ठीक, और उसमें अगर हमको यहाँ से यहाँ तक पता हो कि डिब्बा कितना है, मान लीजिए 10 डिब्बा, 20 डिब्बा, 50 डिब्बा, कुछ भी आपको पता है, तो उसको आप डिवाइड कर दिए। उसके बाद अगर आपको पता करना हो कि 2 डब्बा में कितना बिस्किट है, तो आप क्या करेंगे, जो एक डब्बा में जो बिस्किट आएगा एलिमेंट्री में, एक में जो संख्या आएगा उसको आप 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल जो हमारा स्मॉल लेंथ है dl, इस पे चार्ज का वैल्यू कितना है। एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए। जो टोटल लेंथ है हमारा 2π है, टोटल चार्ज का वैल्यू है q। इस चार्ज को अगर हम लोग इस लेंथ से डिवाइड कर दे तो हमको यूनिट लेंथ पे, इकाई लेंथ पे चार्ज का वैल्यू कितना है पता चल जाएगा। और इकाई लेंथ पे, यूनिट लेंथ पे, 1 लेंथ पे हमको पता हो गया। तो अब हम लोग dl लेंथ पे पता करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें dl से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको छोटा सा चार्ज का वैल्यू पता हो जाएगा q/2πa इंटू dl, जो हमारा स्मॉल लेंथ पे चार्ज का वैल्यू है। ठीक, फिर उसके बाद अब इस फिगर को एक बार आप और ऑब्जर्व करें। ये जो हमारा CP लेंथ है, इस CP लेंथ का वैल्यू अगर हम लोग इस फिगर से फाइंड करना चाहे तो कितना हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये आपका थीटा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो लाइन अटैच हो रहा है इसके साथ, ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ फ्री एंगल तो फॉर्म कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज h इक्वल टू फार्मूला आप लोग जान रहे हैं, पहले से आप लोग पढ़े हुए हैं 9th में भी। h इक्वल टू होता है √p² प्लस b²। यहाँ परपेंडिकुलर हमारा a है और बेस हमारा x है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √x² और प्लस a²। किसका लेंथ है ये, c से p के बीच का डिस्टेंस है, cp का लेंथ है ना, तो cp का स्क्वायर। तो हम लोग cp के बदले हम लोग लिख सकते हैं cp इक्वल टू √x² प्लस a²। अब नीचे जो वैल्यू हम लोग d का वैल्यू फाइंड किए हैं, d इक्वल टू dq/4πε0 इंटू cp²। अब इस d में dq का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, यहाँ पे इस dq का वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं इसमें। फिर cp का वैल्यू हमको मिल गया, cp का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो अब जो d का वैल्यू हमको मिलता है वो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर है हमारे पास dq, ऊपर है हमारे पास dq, तो dq का वैल्यू कितना आया है q/2πa इंटू dl। तो हम लोग सबसे पहले इसका वैल्यू डाल देते हैं q/2πa इंटू dl। ये हमारा किसके बदले हो गया, dq के बदले। ठीक है, नीचे है 4πε0 इंटू cp²। तो नीचे हम लोग डालते हैं 4πε0 और इंटू cp का स्क्वायर, और cp का वैल्यू है √x² प्लस a²। तो √x² और प्लस a², इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक, अब d का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, q इंटू dl बाई 2πa इंटू 4πε0 और इंटू इधर हो जाएगा x² और प्लस a², क्योंकि रूट हमारा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं, किसके कारण, छोटा सा लेंथ पे जो हमारा छोटा सा चार्ज dq था, इसके कारण। अब सिचुएशन को समझिए। अब चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, पूरे पे चार्ज हमारा फैला हुआ है। इसी तरह का अगर छोटा छोटा लेंथ हम लोग यहाँ 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 बहुत सारा छोटा छोटा लेंथ ले ले, बहुत सारा dl 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 और dq dl चार्ज पर dq चार्ज, सॉरी dl लेंथ पर dq चार्ज dq चार्ज dq चार्ज, बहुत सारा चार्ज कंसीडर कर ले, तो सबके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगा। इसके कारण ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली, यहाँ पे इसके कारण मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस पे,
तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जा रहा है, इसके कारण ऐसे जाएगा, यहाँ पे छोटा सा लेंथ के कारण ऐसे आएगा, नीचे वाले के कारण ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ इसके कारण ऐसे जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे चारों तरफ से ऐसे निकलता हुआ जाएगा बाहर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, समझ ना, चारों तरफ यहाँ पे ऐसे निकलता हुआ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से फिर इस तरह से, ये चपटा है इस तरह से इसलिए क्लियर थोड़ा सा नहीं है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, चारों तरफ से ऐसे फैला हुआ, मतलब जैसे मान लीजिए इसके चारों तरफ से ऐसे फैला हुआ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि प्लान करेंगे कि सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आप लोग जान रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए। अगर आपके पास इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा छोटा छोटा टर्म हो तो सारे टर्म को एक साथ कंबाइन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले सारे छोटे छोटे टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक पोर्शन अगर ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट हो सकता है। इसका एक कंपोनेंट हो सकता है इधर एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट हो सकता है इधर वाई एक्सिस में। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि अगर एक सिंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर है हमारा एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट है वाई एक्सिस। मान लीजिए यहाँ से अगर ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, तो इसका भी तो हमारा दो कंपोनेंट होगा, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाने का इसका दो कंपोनेंट, एक हमारा एक्स एक्सिस में होगा और दूसरा हमारा वाई एक्सिस में होगा। फिर मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। अब नीचे से ऊपर जो आ रहा है ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसका भी दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, दोनों की तरफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में इसका कंपोनेंट होगा। तो इस कंडीशन को आप समझिए, हम लोग दो ही कंडीशन यहाँ पर लेकर चलते हैं, उसी से सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ऊपर वाला पोर्शन को देख रहे हैं डी, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। हम लोग जानते हैं वर्टेक्स एंगल सेम होता है। तो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं कंपोनेंट फाइंड करना वेक्टर का, तो डी जिससे हमारा एंगल जुड़ा हुआ रहता है उसमें कॉस थीटा के रूप में जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर डी है तो इधर क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन डी कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं जुड़ा हुआ रहता है उधर कंपोनेंट हो जाता है हमारा साइन थीटा, तो इधर हो जाएगा हमारा डी साइन थीटा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी तरह का एक पोर्शन नीचे भी है। ठीक, अब इसके कारण मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग फिर छोटा सा सेम लेंथ है, छोटा सा लेंथ डी एल है और उस पर छोटा सा चार्ज हमारा डी क्यू यहाँ पर भी है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई है। तो अब डी का कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो एक हमारा जैसे यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा था थीटा, वैसा ही एंगल यहाँ पर भी फॉर्म करेगा थीटा। ठीक, तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा थीटा। अब इसका कंपोनेंट अगर इधर लिखना चाहे तो इधर क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा, डी कॉस थीटा, चूंकि इससे थीटा जुड़ा हुआ है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से थीटा नहीं जुड़ा हुआ है, तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरह से यहाँ के कारण, यहाँ के कारण, यहाँ के कारण, चारों तरफ के कारण, जैसे एक ऊपर जा रहा है वैसे ही एक नीचे भी आएगा, हर जगह हर जगह। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ऐसे जा रहा है तो नीचे से क्या होगा, ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है तो यहाँ से ऐसे अपोजिट, समझ रहे हैं ना, मतलब हर जगह से अपोजिट आएगा और इसी तरह का सिचुएशन बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे की तरफ भी होगा। जबकि एक्स एक्सिस में आप ऑब्जर्व करेंगे सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट से राइट की तरफ ही है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा इसी डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा हमारा 0 और एक्स एक्सिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड में ही, है ना। तो इस चीज़ को पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि इन वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इन वाई एक्सिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। वाई एक्सिस में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। और एक्स एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ये जो हमारा डी है, डी कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया है एक्स एक्सिस में, पहली बात छोटा सा। अब इस तरह का डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, बहुत सारा डी कॉस थीटा है हमारा इस डायरेक्शन में। तो डी कॉस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे
इन एक्स एक्सिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन एक्स एक्सिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। जो डी ई कॉस थीटा एक कंपोनेंट है हमारा, इस कंपोनेंट को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हैं, कितना है, डी का वैल्यू है क्यू इंटू डी एल बाई 2πa इंटू 4πε0 इंटू, अब ये डी के साथ हमको कॉस थीटा भी अटैच करना है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पोर्शन हो गया हमारा डी का, और इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा कि कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए। फिर से हम लोग फिगर में आते हैं। ठीक है, अब इस फिगर में आइए। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहे थीटा के हेल्प से, तो थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या है, बेस है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपको पता है √x² प्लस एक्स ए स्क्वायर, और बेस का भी वैल्यू पता है आपको x। तो यहाँ से अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू लिखना चाहे तो कॉस थीटा इक्वल टू b/h हो जाएगा। इसके मिड पॉइंट का नाम हम लोग कुछ ओ दे देते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहे तो यहाँ पे b हमारे कितना है, OP, बेस है हमारा OP, और हाइपोटेन्यूज है आपका CP, OP/CP। तो OP का वैल्यू हमको पता है x, और CP का वैल्यू आपको पता है √x² प्लस ए स्क्वायर। आप चाहे तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाई, और ये जो रूट है इसके बाद हम लोग x² प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूट को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग जान रहे हैं पहले से इस चीज़ को। अब कॉस थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू डी एल बाई 2πa इंटू 4πε0 इंटू x² प्लस ए स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा के बदले हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू डाल देते हैं x/x² प्लस ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर यहाँ पे छूट गया था, x² प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे बेस सेम है, x² प्लस ए स्क्वायर और x² प्लस ए स्क्वायर। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। इसका पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, तो जिसका पावर कुछ भी नहीं उसका पावर 1 होता है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये बेस सेम है x² प्लस ए स्क्वायर, तो पावर जुटने से क्या हो जाएगा, 1 + 1/2। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू डी एल बाई 2πa इंटू 4πε0 इंटू x² प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1/2। दोनों का आप कैलकुलेट करेंगे, 1 + 1/2 तो हो जाएगा 3/2, और इंटू x है तो इंटू x आप डाल देंगे। अब इसके बाद मेन मुद्दा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में आप जान रहे हैं कि सिर्फ वेरिएबल को हमको ढूंढना है कि वेरिएबल कौन है, और जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उसको हमको अंदर रखना है, और बाकी सारे टर्म को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो आप लोग इंटीग्रेशन में जान रहे हैं जो d के राइट साइड में होता है, तो d के राइट साइड में कौन है, l, इसमें वेरिएबल हमारा कौन है, l। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस फिगर में तो इसमें भी आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें वेरिएबल हमारा वैरी कौन कर रहा है, लेंथ वैरी कर रहा है, मतलब इसमें वेरिएबल कौन है, l है हमारा, लेंथ हमारा वेरिएबल है। इसके अलावा आप a को देखें, a कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी हमारा कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमारा x है, ये भी चेंज नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद 4πε0, 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, चार्ज का भी वैल्यू फिक्स है। चार्ज जो स्प्रेड है, जो भी इस पर चार्ज फैला हुआ है, इस चार्ज का वैल्यू भी फिक्स है, वो भी चेंज नहीं हो सकता है। मतलब सारा का सारा टर्म हमारा कांस्टेंट है इस l को छोड़ के, मतलब dl हमारा वेरिएबल है, l लेंथ वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे।
ठीक है, तो पेज चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग डी ई कॉस थीटा का इक्वल टू, बाहर कौन आएगा, ऊपर चार्ज बाहर आएगा, एक्स बाहर आएगा, डिवाइडेड बाई 2πa इंटू 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये सारा टर्म हमारा बाहर आ जाएगा। एक बार फिर से आप चेक कर ले सकते हैं, हम लोग बाहर किए हैं q इंटू एक्स को, 2πa इंटू 4πε0 को, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 को, बचेगा कौन, सिर्फ dl। हम लोग इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सिर्फ dl का करेंगे। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब बहुत सारा छोटा छोटा लेंथ को अगर dl 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 पूरे dl को अगर हम लोग मिला दे, पूरे को इंटीग्रेशन कर दे, पूरे को जोड़ दे, तो हमको क्या मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा। एक सर्किल का क्या मिलेगा, एक सर्किल का सरकमफ्रेंस मिलेगा। और सर्किल का सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए छोटा छोटा लेंथ को जोड़िएगा तो टोटल लेंथ को जोड़ने पर आपको सरकमफ्रेंस ही मिलेगा ना। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं 2πr होता है। तो 2πr के बदले यहाँ पर रेडियस हमारे पास क्या है, इसका रेडियस हम लोग a कंसिडर किए थे, तो 2πa। इसके इंटीग्रेशन करने पर, छोटा छोटा लेंथ को जोड़ने पर हमको जो टोटल लेंथ मिलेगा वो टोटल लेंथ क्या है, 2πa। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे q इंटू एक्स बाई 2πa इंटू 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। और इस ये जो dl का इंटीग्रेशन हम लोग किए हैं, इसके बदले हमको मिलता है 2πa। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन जो भी होने वाला है उसको कैंसिल कर सकते हैं। 2πa से हमारा 2πa कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। मतलब q इंटू एक्स बाई 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर है 3/2। यही फाइनल वैल्यू हमको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इतना ही है। किसके कारण, एक सर्कुलर लूप के कारण, एक सर्कुलर लूप पे जो हमारा चार्ज फैला हुआ है इसके कारण पी पॉइंट पर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, वो वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितना आता है, q इंटू एक्स बाई 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। जहाँ पे एक्स हमारा क्या है, जो हमारा सर्कुलर पाथ है उसके मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पर हमको वैल्यू फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बीच का डिस्टेंस है। ए क्या है, ए हमारा सर्कुलर पाथ का जिस पे चार्ज स्प्रेड है, चार्ज फैला हुआ है, उसका रेडियस है। उनमें 4πε0 आप जान ही रहे हैं, ये हमारा कांस्टेंट है, 9 इंटू 10⁹ इसका वैल्यू होता है। चार्ज q, जो चार्ज हमारा फैला हुआ है पूरे सर्कुलर पाथ पे, वो चार्ज है। तो ये हमारा ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया। किसके कारण, एक सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कुलर लूप पे जो हमारा चार्ज फैला हुआ है उसके कारण, इसके मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर। इसके अलावा दो और कंडीशन को हमको समझना चाहिए। कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ठीक। अब इस पर हमारा चार्ज स्प्रेड है, और चार्ज स्प्रेड होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ से कहीं बहुत दूर नहीं, और इसके मिड पॉइंट पे ही हमको फाइंड करना है कि हम जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितना है, नहीं हमको जानना है। हमको जानना है कि इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है। तो इस फार्मूला को अगर हम लोग यूज करें, पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं, केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप। मतलब ये जो सर्कुलर लूप है इसके मिड पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। अब इस कंडीशन में अगर इसके हेल्प से अगर हम लोग चले, इस फॉर्मूला के हेल्प अगर आप लेना चाहें, तो q इंटू एक्स। अब x हमारा क्या था, इसके मिड पॉइंट से, इसके आजा भाई, इसके मिड पॉइंट से जो हमारा डिस्टेंस था, p पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे था, ये डिस्टेंस हमारा x था। अब मान लीजिए कि ये है ही नहीं, यहीं पे हमको फाइंड करना है,
तो मिड पॉइंट से जहाँ पे हमको फाइंड करना है उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, मतलब कुछ डिस्टेंस है ही नहीं। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 बाई 4πε0 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और टोटल का पावर 3/2। अब 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0, 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड कीजिएगा तो टोटल 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फैला हुआ है तो इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे इस केस को ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर एक और केस इसमें हो सकता है, इसमें केस ये हो सकता है कि जिस सर्कुलर पाथ पे हमारा चार्ज फैला हुआ है, मान लीजिए कि इस सर्कुलर लूप पे हमारा चार्ज फैला हुआ है जिसका रेडियस मान लीजिए कुछ a है, ठीक। इससे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, इसके कंपैरिजन में ये जो हमारा रेडियस है इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होगा। मतलब यहाँ पे जो आर है, ये जो आर है हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। आर कहने का मतलब हम लोग एक्स लिए थे ना, इसमें हम लोग जो डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना था ये डिस्टेंस एक्स लिए थे। तो मान लीजिए कि एक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ए के कंपैरिजन। मतलब मान लीजिए कि जिस पे हमारा चार्ज फैला हुआ है जिस सर्कुलर लूप पे, ये हमारा मान लीजिए कि इसका रेडियस कुछ ए है, मतलब 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऐसा कुछ है। और जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है मान लीजिए कि वो 200 मीटर 300 मीटर 5000 मीटर ऐसा कुछ है। तो उस कंडीशन में हमारा ये जो 200 300 500 मीटर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर की तुलना में। 1 मिलीमीटर को आप लोग समझ सकते हैं स्केल के हेल्प से, स्केल है ना। तो यहाँ पे मिलीमीटर देखिए, 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर कितना छोटा है। इसके कंपैरिजन में अगर आपको बोला जाए 1 किलोमीटर तो सोचिए वो कितना बड़ा डिस्टेंस है। 100 मीटर भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में, 1 मिलीमीटर के कंपैरिजन में। तो अगर एक्स काफ़ी बड़ा है ए के कंपैरिजन में, तो हम लोग ए को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ए को छोड़ देंगे, ए को कंसीडर ही नहीं करेंगे। इस तरह का सिचुएशन आप लोग पहले भी देखे हैं। तो अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू एक्स, एक्स काफ़ी बड़ा है, बाई 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स के कंपैरिजन में ए क्या है, काफ़ी छोटा है, इसलिए इसको हम लोग 0 कंसिडर कर लेंगे, निग्लेजेबल मान लेंगे कि ये है ही नहीं। मान लीजिए कोई आपको 1 करोड़ रुपया दे, कोई एक रुपया दे, तो 1 करोड़ की तुलना में 1 रुपया कोई वैल्यू रहेगा, आप इसको इग्नोर कर देंगे, हटाइए। और टोटल डिवाइडेड बाई 3/2, सॉरी टोटल का पावर 3/2। अब ये 0 है तो इसका तो कुछ वैल्यू नहीं ख़त्म। अब यहाँ 2 हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा और पावर क्या बचेगा, 3। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू एक्स बाई 4πε0 और x का पावर 3। ये हमारा नीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया, किसके कारण, एक सर्कुलर पाथ पे जो हमारा चार्ज फैला हुआ है इसके कारण। उस कंडीशन में जब हमारा यहाँ पे ये जिस पाथ पे फैला हुआ है, जिस लूप पे फैला हुआ है उसका रेडियस काफ़ी छोटा हो, जिस डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है उसके कंपैरिजन में, उस कंडीशन में आप ऐसे भी मान सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये हमारा एक, ये जो टोटल चार्ज फैला हुआ है, मान लीजिए कि इस पे जो हमारा चार्ज फैला हुआ है ये हमारा एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है। अगर ये इसका रेडियस काफ़ी छोटा हो और जहाँ पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये काफ़ी बड़ा हो, तो उस कंडीशन में ये टोटल चार्ज जो स्प्रेड है ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है। आप देखिए ये हमारा पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा मोटा मोटी, है ना। क्यों, क्योंकि आप फार्मूला से ही आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर x को x से एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर टाइम में कैंसिल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, Q/4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर। यही तो आपका फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक पॉइंट चार्ज के कारण, Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब रेडियस काफ़ी छोटा हो तो उस कंडीशन में, रेडियस काफ़ी छोटा हो किसके कंपैरिजन में, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है उसके कंपैरिजन में, तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर सकता है ना। जो चार्ज हमारा स्प्रेड है टोटल सरफेस पे, टोटल सर्कुलर लूप पे, ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर सकता है।
इस बात को आप याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में हेल्प कर सकता है। यह फार्मूला भी आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव में, ये दोनों कंडीशन, ये केस भी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो कब है, या फिर डायरेक्ट ये पूछेगा कि वैल्यू कितना होगा तो जीरो, या फिर ये भी पूछ सकता है कि रेडियस छोटा है जहाँ पे हमको फाइंड करना है वो वैल्यू काफ़ी बड़ा है, उस कंडीशन में वैल्यू कितना होगा तो q/4πε0 × x²। और ये जो आपका मेन पूरा प्रोसेस है इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में ये तीनों फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फार्मूला से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और 5 मार्क्स में तो भी है ही, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धीरे धीरे मैं सबको फैला देता हूँ। आप यहाँ तक लूप तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से यहाँ से स्टार्ट कीजिए और लूप तक का स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। उम्मीद है आप ले चुके हैं। अब लूप से नीचे मैं ले जा रहा हूँ, नीचे का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब लूप से नीचे का ये पोर्शन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब इसके नीचे आ रहे हैं, फिर इसके बाद का पोर्शन है ये वाला, हाँ ये इंटीग्रेशन तक का, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं यहाँ तक का भी। अब इसके नीचे का भी ले लीजिए, है ना, इसके नीचे का भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं लास्ट पेज में, और आप लास्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से केस तक का, है ना, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके नीचे हम लोग बढ़ रहे हैं और फाइनली आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। उम्मीद है प्रयास मेरा था बेहतर कि आप लोग को समझ में आए। अगर आप पीछे वाले टॉपिक्स को क्लियर रखे होंगे, पीछे वाला टॉपिक अगर आपका क्लियर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निश्चित रूप से आप इसको बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।